हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, ये शॉर्ट ट्रिक, कि आप कैसे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो आपको मैंने ये बताया था, ईट पर नाच। ई से आपका है इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी। पी से आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी। एन से है आपका न्यूट्रॉन और सी से है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी चैडविक ने करी। तो ये एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लर्न कर सकते हैं नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी बोर्स मॉडल। सो बोर्स मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of the atom. तो आपने देखा था लास्ट क्लास में कि रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया और उसने क्या कुछ पोस्टुलेट्स बताए। फर्स्ट पोस्टुलेट उसने क्या बताया, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed to inside the atom. उसने बोला कि एक स्पेशल ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक स्पेशल ऑर्बिट में, मतलब स्पेशल पाथ में मूव करेगा, उसका एक स्पेशल पाथ होगा कि वो इसी पाथ में मूव करेगा। एंड वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जो उसको स्पेसिफाई की गई हैं ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और वो मूव करते टाइम अपनी जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं करेगा। जबकि रदरफोर्ड ने बोला था कि वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और फिर वो डायरेक्ट आपके मतलब ऐसे रेडिएट करते हैं कि वो सेंटर पे आके उनको गिर जाना चाहिए, उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये दो उसके पॉइंट्स हैं नील बोर के। एंड नील बोर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। नील बोर वॉज बॉर्न इन Copenhagen on 7 October 1885. He was appointed professor of physics at this university in 1916 and he got the Nobel Prize for his work on the structure of atom. Structure of atom पे work जो किया इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। Among Professor Bohr's numerous writings, 3 appearings as books are, इन 3 बुक्स भी लिखी जिसमें आपकी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये कोई ऐसे पूछता नहीं है बट जनरली आपको पता होना चाहिए कि हाँ नील बोर कौन थे, उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था और उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। ओके, सो दीज ये जो आपकी ऑर्बिट्स हैं जिनको एनर्जी शेल भी कहते हैं, उनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो इन एनर्जी लेवल्स को ऐसे शो किया गया है K, L, M एंड N, ये 4 की फॉर्म में इनको शो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपको डायग्राम फिगर 4.3 में दिख रहा होगा। फर्स्ट शेल को नाम दिया K, सेकंड को L, थर्ड को M एंड फोर्थ को N। तो नील बोर ने बोला कि ये स्पेसिफिक जो ऑर्बिट्स हैं इसी में रोटेट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। These orbits or shell represented by the letters K, L, M, N or the numbers N 1 2 3. N is your number of shell. First shell is represented by 1, second shell is represented by 2, third is 3 and fourth is by N equals to 4. तो ये आपका हो गया नील बोर के बारे में। इस पर आपको आइडिया लग गया होगा कि एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स या एनर्जी ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ऑल 3 आर सेम। अब न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी करी वो आपके चैडविक साइंटिस्ट ने करी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स इन 1932 Chadwick discovered another subatomic particle which had no large charge and a mass nearly equal to that of proton. तो प्रोटॉन चैडविक ने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की, जिसका कि कोई चार्ज नहीं होता और उसका जो मास है वो
प्रोटॉन के इक्वल होता है। It was eventually named as neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms. सारे एटम्स में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय एज n, न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हम एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपका जो मास होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम के इक्वल होता है। तो ये आपको लर्न करना है कि मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आ जाते हैं हम कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर। बोर ने बताया था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इसने यहाँ पे ये आपका दिखाया था शेल में कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, इनके अकॉर्डिंग इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन किस किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जानने के लिए एक रूल्स इसने बताए। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर शेल में, इसके लिए रूल्स निकाले। पहला रूल क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो इसके लिए फॉर्मूला निकाला 2n² कि आपका जो n है वो तो आपका है नंबर ऑफ शेल कि कौन सी शेल है। जैसे फर्स्ट शेल है तो n1 होगा, तो उसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2n² बता दिया। तो n1 है तो फर्स्ट शेल के लिए कितना हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज़ योर 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल इज़ योर 2। सेकेंड में 2 × 2 का स्क्वायर, देन m शेल जो कि आपकी थर्ड शेल है 2 × 3 स्क्वायर, दैट इज़ योर 18। देन फोर्थ शेल n है 2 × 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 32। सो दीज आर दी नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स। तो ये फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का कि हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सेकेंड रूल इन्होंने क्या बताया? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये तो आपके मैक्सिमम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मैक्सिमम आ सकते हैं इतने, बट जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज़ द शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले जब इनर शेल्स फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद ही बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। जैसे ये आपकी शेल दिखाई हुई है, अगर आपके फर्स्ट शेल है तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन सेकेंड शेल में, देन थर्ड शेल में एंड देन फोर्थ शेल में अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट शेल में कितना है? 2, सेकेंड शेल में आपके 8, थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में 32। Now, atomic structure of the first 18 elements is shown systematically in figure 4.4. Atomic structure आपको शो किया हुआ है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का कि जिसमें जितने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे कैसे फिल किया है। जैसे आप देखिए फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। तो इसलिए आपकी ये फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। लिथियम में आपके होते हैं 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में तो 2 हो गए, ये जो आपको 2 डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट को जो है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट है जो है आपका वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो फर्स्ट शेल में 2 आ गया, थर्ड में 1 आ गया। फिर बेरिलियम में आपके हैं 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 2। देन बोरोन में एटॉमिक नंबर 5 है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 3, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो हमेशा 2 ही होने चाहिए, सेकेंड शेल में आपके 8 होने चाहिए, थर्ड में 18 हो सकता है मैक्सिमम। तो लाइकवाइज इसने ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल किए हैं कि कार्बन का 6 हो गया, फिर नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल होते जा रहे हैं। ये आप सब में देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो आपकी बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, ये आपको माइंड में ध्यान रखना है कि फर्स्ट शेल को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से एंड फोर्थ को एन से। अब हम आ जाते हैं वैलेंसी की तरफ। वैलेंसी क्या होता है? वी हैव लर्न हाउ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स। ये हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अरेंज करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वैलेंस आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप इसमें अगर देखेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? लास्ट शेल में आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? 5 है। फ्रॉम द बोहर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोहर ने तो आपको बता ही दिया था कि मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं जो आउटरमोस्ट शेल है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity। तो जिस आप ऐसा ये पाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकली लेस एक्टिव होते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टेबल। उनकी जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना उन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही देने की ज़रूरत। स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर शेल में, जो कि उसके पास ऑलरेडी है। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी इज़ 0। इसका मतलब कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 0 है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स, जो कि दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट एलिमेंट्स। Of these inert elements, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो भी इनर्ट है, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो 2 ही होने चाहिए थे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज़ ऑल्सो इनर्ट एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और जो बाकी आपके इनर्ट एलिमेंट्स हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपको टेबल लर्न होना चाहिए कि किसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसमें किसकी कितनी वैलेंसी है। फ्रॉम योर एटॉमिक नंबर 1 to 18 यू हैव टू लर्न द वैलेंसी एज वेल एज द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। The combining capacity of the atoms of an element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained in an attempt to attain a fully filled outermost shell। तो जो आपकी combining capacity मैंने बताई, वैलेंसी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में उसे बोलेंगे टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने की और मॉलिक्यूल बनाने की। जैसे आपका हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ही आपका H2O बनाता है।
अगर आपका हाइड्रोजन के पास फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉन्स होते तो क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता? नहीं करता। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कह सकते हैं? टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। सेम एटम के साथ भी रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी ये कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। An outermost shell which had 8 electrons was said to possess an octet। कि इनको बोलते हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल को, उनको हम ऑक्टेट बोलते हैं। तो 8 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ऑक्टेट से। ऑक्टेट वर्ड कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इस तरीके से हम बोलते हैं। So as to achieve an octet in the outermost shell, this was done by sharing, gaining और lose electrons। तो 8 electrons लाने के लिए वो क्या करेंगे? या तो वो lose करेंगे, या फिर वो gain करेंगे, या फिर share करेंगे। The number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो किसी के साथ गेन करेगा या लॉस्ट करेगा या शेयर करेगा, वो उसकी होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी। दिस यू हैव टू अंडरलाइन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost or shared so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of element। That is the valency discussed in the previous chapter। previous chapter में, थर्ड चैप्टर में आपने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। वैलेंसी इज योर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन each in their outermost shell, therefore each of them can lose 1 electrons। अब आपको ये टेबल में दिखेगा कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम सबके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए आप, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। हाइड्रोजन में देखिए 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम एंड योर सोडियम। दिस 11 है इसके। तो इसका जो फिल करेंगे हम इलेक्ट्रॉन, वो कैसे फिल होगा? ये देखो आपको KLMN शेल दिखाई हुई है कि इनमें कैसे फिल हो रहा है। फर्स्ट शेल में 2 गया सोडियम में, सेकेंड में 8 गया एंड थर्ड में 1 गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए 11। तो थर्ड शेल में आपको दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। तो ये इसकी हो गई वैलेंसी। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 हो गई। कैन यू टेल व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? तो आप बता सकते हो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की क्या होगी वैलेंसी? आप देख सकते हो मैग्नीशियम में है 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट, तो इसकी वैलेंसी भी 2 हो गई। और आपका है ये आपका थर्ड आता है 13 आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं थर्ड शेल में, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ही किसी के साथ शेयर करके कंबाइन कर सकता है। इट इज़ 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminium has 3 electron in its outermost shell। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। If the number of electrons in outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में उसकी फुल है उसकी कैपेसिटी से, तो उसकी वैलेंसी जो है वो निकालने का दूसरा तरीका होता है। जैसे कि फ्लोरीन एटम है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 7 है। तो अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? बट इट इज़ ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। 2
8 एंड 7। तो ये लास्ट शेल में आपको दिख रहा है कि 7 है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है किसी से भी, रेदर देन गिविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, हैंस इसलिए इसकी वैलेंसी जो है हम कैसे निकालेंगे, इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स अस यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। तो ऑक्टेट से इसको माइनस करेंगे, मीन्स 8 माइनस 7, तो आपका क्या आ गया 1। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 1। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन के लिए भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। अब देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसका हो जाएगा 2 एंड 6। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना फुलफिल करने के लिए, 2 एंड 6 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 2। आप ये देख सकते हैं अभी टेबल में ऑक्सीजन का जाइए और ये देखिए ऑक्सीजन आपका है 2 एंड 6, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये 8 हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ख़ुद से वैलेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इसकी वैलेंसी किसकी कितनी आ रही है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे वैलेंसी हम निकालते हैं और किसकी कितनी वैलेंसी आती है। अब सिमिलरली आप फ्लोरीन एटम का भी निकाल सकते हैं कि फ्लोरीन की कितनी होगी वैलेंसी, और आपके जो एल्यूमिनियम है इसकी भी आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। यही अब डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। An atom of an element has a definite combining capacity called its valency, and valency of the first element 18 elements आपको given है table में। तो ये valency की definition you have to keep this in your mind, and this is all about your valency and atomic number. In next class we will study about the atomic number, mass number, isotopes and isobars. That's it for today. Thank you.